Hello everyone, welcome to the another video lecture of Vigyan YouTube channel. And today, as you know, we're gonna continue our lecture which was going on about rotational motion, right? तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रोटेशनल मैकेनिक स्टार्ट करी थी और उसमें हम लोगों ने टॉर्क का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और उससे पहले प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, राइट? आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे की चीज है, यानी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे टॉर्क के एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है कि एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है। आज के क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कम करेंगे, जो टॉर्क का थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बाकी मैं एंगुलर मोमेंटम की आज आपको डेफिनेशन एंड उसकी डेरिवेशन करवाऊंगा, एक जिस जो कि डेरिवेशन होगी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एंड आफ्टर दैट हम लोग जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट पहले मैंने वीडियो का लेंथ को शॉर्ट रखा है ताकि मैं आपको यू नो ज्यादा चीजें अगर एक वीडियो में डाल दूंगा तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीजों को समझना। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ रोटेशनल मैकेनिक्स वेरी प्रॉपरली एंड प्रोफाउंडली, सो दैट आई हैव टेकन दिस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स इन वन वीडियो। ठीक है, चलो, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले जो हम लोगों ने पिछले क्लास में टॉर्क करा था उसके रिगार्डिंग मैं एक रिकैप क्वेश्चंस करवा देता हूं ताकि आपको माइंड में रिफ्रेश हो जाए कि टॉर्क होता क्या है और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। So the question is that given that force 5 I cap plus 7 J cap minus 3 K cap, यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 I cap plus 7 J cap minus 3 K cap। ठीक है, it is acting on a particle at position I cap plus J cap plus K cap मीटर, यानी R की वैल्यू क्या दे रखी है, I cap plus J cap plus K cap। ठीक है, फाइंड टॉर्क ऑफ दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि अबाउट ओरिजिन टॉर्क निकाल रहे हैं, है ना। इफ नथिंग इज गिवन तो टॉर्क इज ऑलरेडी ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट और फॉर अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो वी विल अज्यूम दैट वी गोना फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। ठीक है, सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, इट वाज आर क्रॉस एफ, सही है ना। तो हमें यहाँ पर एफ भी पता है, हमें यहाँ पर आर भी पता है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से, राइट। आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आर ऊपर में आएगा तो ये वन। ठीक है, एंड सॉरी ये माइनस है, माई बैड, यहाँ पर दिस इज माइनस के कैप, है ना। तो ये हो जाएगा -1। ओके, ये हो जाएगा -1। ठीक है, और फोर्स का क्या हो जाएगा 5 7 और -3, सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो हमें सिंपल सी बात पता है कि डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो आई कैप अगर लेंगे तो आई कैप वाला रो और आई कैप वाला कॉलम ढक देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 -7 इंटू -1, सो माइनस माइनस प्लस 7। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई अज्यूम कि आपको वो पता होगा। ये क्या हो जाएगा, जे कैप को अगर हम लोग हाइड करेंगे जे कैप वाले रो और जे कैप वाले कॉलम को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 इंटू -3 -5 इंटू -1 +5 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा 1 इंटू 7 -1 इंटू 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये अपना किसका फॉर्मूला आ गया, वैल्यू आ गया टॉर्क का। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर टॉर्क में मतलब फोर्स और आर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो हम टॉर्क का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके वेक्टर फॉर्म में कैसे उसको निकालेंगे अबाउट अ सर्टेन पॉइंट, उसका मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। ठीक है, कि ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो लेट मी सी इफ द ट्रायंगल इज हियर, ट्रायंगल इज नॉट हियर, नो प्रॉब्लम, लेट अस ड्रॉ। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, विथ ओ एज इट्स सेंटर। ठीक है,
इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पे क्या है, कौन सा पॉइंट है, सेंटर पे जो पॉइंट है उसका नाम है ओ। सेंटर पे जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, ओ। ठीक है। F1 F2 F3 रिप्रेजेंट थ्री फोर्सेज एक्टिंग अलोंग साइड ए बी बी सी एंड ए सी, यानी ए बी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं F1। ठीक है। बी सी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको मान लेते हैं F2। और ए सी के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, यानी ये जो थर्ड वाला फोर्स लग रहा है, इसको मान लेते हैं F3। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इफ द टोटल टॉर्क इज जीरो, अगर इन तीनों फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट से अबाउट पॉइंट ओ, अगर टोटल टॉर्क यानी नेट टॉर्क जीरो है, तो एफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हमें टोटल पता है कि टॉर्क की वैल्यू जीरो है, तो जितने भी ये तीन फोर्स हैं F1 F2 F3, ठीक है, अगर इसका पॉइंट O के अबाउट हम टॉर्क निकाल कर उसको जीरो के बराबर कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा F1 F2 F3 में, सही है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, F1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट O ये रहा, F2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट O ये रहा, F3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट O ये रहा। तो ये तीनों हमें आर परपेंडिकुलर्स मिल गए। ठीक है। और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर सेंटर से कोई भी डिस्टेंस हम खींचते हैं, डायगोनल खींचते हैं, तो वो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अगर ये आर परपेंडिकुलर तो ये भी आर परपेंडिकुलर, ये भी आर परपेंडिकुलर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि सेंटर से अगर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स एनी साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द लेंथ ऑफ दोस थ्री परपेंडिकुलर्स विल बी इक्वल। ठीक है। तो आर वन आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो F1 फोर्स है ये इधर लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स इधर और ये इधर, ठीक है, फोर्स ऐसे जा रहा है और R1 ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे कि F1 और F2 सेम डायरेक्शन में है ना। F1 और F2 का जो टॉर्क होगा, उसका जो मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है ना। F1 एंड F2 हैव टॉर्क इन सेम डायरेक्शन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो F1 मिलेगा फिर F2 मिलेगा, बट F3 उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यानी F1 का जो टॉर्क होगा जिस साइड, ठीक है, अगर वो आउटसाइड द प्लेन होगा तो आउटसाइड, राइट हैंड थंब रूल लेकर देख लेना, अगर इनसाइड द प्लेन होगा तो इनसाइड। सेम F2 का भी होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन और मोमेंट सेम है। तो F1 और F2 का जो टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, वो अगर F3 के बराबर होगा, तभी तो टोटल टॉर्क ऑफ द सिस्टम जीरो होगा। क्यों, क्योंकि अगर F1 प्लस F2 हम देखें, ठीक है, ऐसे देखो कि दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है ना, तो F1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, F1 आर परपेंडिकुलर, F2 का क्या हो जाएगा, F2 आर परपेंडिकुलर। सही है। अब F3 का टॉर्क F1 F2 से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि F3 का डायरेक्शन जो है F1 F2 से ऑपोजिट है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं F3 आर परपेंडिकुलर माइनस F3 आर परपेंडिकुलर, तो क्या गलत है, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, F1 आर परपेंडिकुलर प्लस F2 आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू F3 आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर कैंसिल आउट हो गया, इससे हमें रिलेशन क्या मिला, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F3। ये है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ F का रिलेशन। ठीक है। तो दिस वाज हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस रिगार्डिंग टॉर्क, अगर इस तरीके के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो। ठीक है। आपको आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी मैंने कोई भी बात नहीं करी है जो आपको नहीं पता। मैं अगेन जहां पर आपको कंफ्यूजन होगा वो रिपीट करता हूँ, वो है ये पॉइंट, मुझे पता है यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। देखो, F1 जो है जिस डायरेक्शन में है और F2 जो है जिस डायरेक्शन में है, ठीक है, मोमेंट इनका देखो, इनका जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है जिस डायरेक्शन में, दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा है। बट F3 का ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, राइट, जस्ट F1 और F2 के। इसीलिए मैंने F1 का और F2 का टॉर्क को पॉजिटिव लिया, और F3 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो उसका टॉर्क नेगेटिव लिया, और क्योंकि नेट टॉर्क ऑफ द सिस्टम इज जीरो तो मैंने उसको जीरो के बराबर किया। ठीक है, सिंपल। चलो, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट रोटेशनल एनालॉग ऑफ
लीनियर मोमेंटम। जैसे मैंने बताया था टॉर्क पढ़ाते वक्त कि टॉर्क रोटेशनल एनालॉग है फोर्स का, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो है वो रोटेशनल एनालॉग है लीनियर मोमेंटम का। ये कैसे अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट ये है, इससे रिलेटेड, इट इज ऑलवेज डिफाइंड, इट इज ऑलवेज डिफाइंड about a point or an axis। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है सिमिलरली टॉर्क के जैसा ये भी किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड है या किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड है। तो अगर आपको कोई ऐसे बोले कि इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो आप बोलना प्लीज टेल मी द कंप्लीट क्वेश्चन, यानी किस पॉइंट के अबाउट या किस एक्सिस के अबाउट। ऐसे नहीं बोल सकते रैंडमली कि किसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालो। वी नीड टू टेल, वी नीड टू स्पेसिफाई कि किस पॉइंट के अबाउट या किस एक्सिस के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे दो एक्सिस लिया, एक लिया एक्स एक्सिस, दूसरा लिया वाई एक्सिस। अब मान लो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ओपी, ये पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में, रुक जाओ मैं इस पी को जरा, इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन मोमेंटम वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये है P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट ही रहने देते हैं, इसको कोई नाम नहीं देते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं चलो ए पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम ए। ठीक है, अब अगर मुझे इस पॉइंट ए का लीनियर मोमेंटम, ये पॉइंट ए के अबाउट जो लीनियर मोमेंटम लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए पे ओरिजिन के अबाउट आर वेक्टर है, और उस पोजीशन उस ऑब्जेक्ट का ए के अबाउट जो मोमेंटम है वो है एम इंटू वी। ठीक है, तो अब इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे निकालेंगे कि अगर मैं इसका डॉटेड लाइन एक्सटेंड करूं पोजीशन वेक्टर का, तो ये लीनियर मोमेंटम के साथ थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको भी पीछे एक्सटेंड करूं तो ये भी लीनियर मोमेंटम के साथ थीटा एंगल बनाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, और ये क्या है, ये है अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे आर साइन थीटा। अब अगर इस पी एम वी का मैं दो कंपोनेंट ले लूं, एक कंपोनेंट इधर, तो ये क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट अगर इधर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। तो लीनियर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइंड होता है वो होता है एल इज इक्वल टू एम वी क्रॉस आर। ये है फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, यानी इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं कि एल इज आर क्रॉस पी, वेयर पी इज एम वी। ठीक है, दोनों में से जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे आप याद कर सकते हो, एम बी क्रॉस आर या आर क्रॉस पी। एंड एम बी क्रॉस आर इसीलिए लिख दिया क्योंकि कुछ मंदबुद्धि बच्चे हैं जिनको पी इज इक्वल टू एम बी अगर कहीं लिखा हुआ लिखेगा, या किसी किताब में अगर उनको एल इज इक्वल टू एम बी आर दिखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैंने एम बी क्रॉस आर भी लिख दिया। वैसे मोस्ट फेमसली हम लोग आर क्रॉस पी बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम को। ठीक है, ये भी टॉर्क के जैसा एक एक्सियल वेक्टर है क्योंकि ये एक्सिस के अबाउट प्रोजेक्टेड होता है। इट इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर वेट। ठीक है, ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आर पी साइन थीटा। सही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं आर इंटू पी परपेंडिकुलर और पी इंटू आर परपेंडिकुलर, सिमिलरली जैसे हमने टॉर्क डिफाइन किया था उसी तरीके से। सही है ना। ठीक है, तो अब मान लो कि एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं। ये पहले समझ आया एंगुलर मोमेंटम क्या है, फॉर्मूला इसका एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, इट इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट और एन एक्सिस एंड इट इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया, उसके अबाउट एक लीनियर मोमेंटम था, उस लीनियर मोमेंटम का पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है वो हमने निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन ये है कि मान लो कि एक कोई प्रोजेक्टाइल बॉडी है, जैसे ये है अपना फ्रेम, किसी बॉडी को u इनिशियल वेलोसिटी से थीटा एंगल पे हम अगर प्रोजेक्ट करें, और अगर मैं पूछूं आपसे कि जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे होगा
जिसको हम पॉइंट ओ मानते हैं और इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो पॉइंट ओ पे जब पार्टिकल होगा तो ए के अबाउट उसकी लीनियर मोमेंटम कितनी होगी? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पॉइंट ओ के अबाउट हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल की बस एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जिसको हम कहेंगे यू कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करूं यू कॉस थीटा को, तो जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं उससे इस यू कॉस थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम हाइट विच इज एच ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो आर क्रॉस पी, आर इज हाउ मच? पहले पी इज हाउ मच? पी मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, तो पी हो जाएगा एम यू कॉस थीटा विच इज एम वी इनटू आर परपेंडिकुलर इज हाउ मच? एच। ठीक है, तो एम यू कॉस थीटा और प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एम यू क्यूब कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। तो अब समझ आया कि एंगुलर मोमेंटम को अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, ओके। नाउ कम्स प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। घबराओ मत, क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा इन पे। ठीक है, बट पहले इन टॉपिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बेसिकली एंगुलर मोमेंटम से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं काइनेटिक एनर्जी से जोड़कर। तो मैं जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ा दूंगा उसके साथ में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, घबराना मत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यू नो दैट मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट एंड कंजर्व्ड बोथ इन लीनियर मोशन एज वेल एज इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम का? एल क्या होता है? आर क्रॉस पी। सही है, यही होता है। दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा? डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस डीपी बाई डी टी क्रॉस आर। सही है, तो ये क्या हो जाएगा? डीएल बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज हाउ मच? वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी क्रॉस पी प्लस डीपी बाई डी टी इज वॉट? न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ, एफ क्रॉस आर। अब देखो, वी क्रॉस पी को अगर हम ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डब्बा बना रहा हूँ। वी क्रॉस पी क्या है? वी क्रॉस एम वी ही है ना, बिकॉज मोमेंटम इज एम वी। अगर इसमें एम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ये वी क्रॉस वी, और एक ही वेक्टर का उसके खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। तो डीएल बाई डी टी क्या होगा? डीएल बाई डी टी होगा एफ क्रॉस आर। और एफ क्रॉस आर किसका फॉर्मूला होता है? एफ क्रॉस आर फॉर्मूला होता है टॉर्क का। सो द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो स्टेटमेंट है वो है डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। वाई टाउ एक्सटर्नल? बिकॉज अगर दो या दो से अधिक बॉडीज है, ठीक है, और उनका हम लोग अगर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो उस पे जो टॉर्क लग रहा होगा, एक बॉडी जो दूसरे बॉडी पे टॉर्क लगा रहा होगा एक सिस्टम में, वो सारे इंटरनल फोर्सेज हो गए, इंटरनल टॉर्क्स हो गए। तो अगर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ, तो वो तभी होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगे। दिस इज द स्टेटमेंट। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम पे या किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगे। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तभी चेंज होगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पर किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होगा अगर उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगे। ठीक है, सो यहाँ तक आज हम बात करेंगे क्लास में, इससे ज्यादा आज हम लोग बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी डिफाइन करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Don't forget to subscribe. That's all I'd say. If you like the video, share it with your fellow JE aspirant. And I'll see you in the next one. Take care. Bye bye. Sayonara.